In this lecture we shall discuss artificial variable technique. So simplex method में artificial variable technique हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. So ये कब यूज़ होती है artificial variable technique कि जब आपको मिक्स टाइप की इनइक्वलिटी दी होती है. इफ़ यू आर गिवन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विथ मिक्स्ड इनइक्वलिटीज. फॉर एग्जांपल जैसे कोई इनइक्वलिटी है आपके पास में ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू सम b1 सपोज. सो इस तरह की जो इनइक्वलिटी है इसके अंदर RHS पॉजिटिव है. ओके, सो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे हम, देन इट विल बी लाइक दिस ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड minus s1 equal to b1. So when we convert this inequality into equality, we use surplus variable s1. So अगर आपने इस तरह से inequality लिखी है तो प्रॉब्लम क्या होगी? When you start from x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0, then you get s1 equal to minus b1. So starting solution में नेगेटिव आगे आपके पास में वैल्यू s1 की, तो इसको हम बोलते हैं इनफिजिबल सॉल्यूशन. स्टार्टिंग सॉल्यूशन इनफिजिबल हो गया जब भी आपके पास में कोई स्टार्टिंग डिसीजन वेरिएबल या बेसिक वेरिएबल नेगेटिव आ जाए. तो अभी ये बेसिक वेरिएबल होता है, ये सारे नॉन बेसिक वेरिएबल होते हैं इनिशियली. सो ये नॉन बेसिक वेरिएबल्स जब आप x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 लेते हो, देन दिस इज बेसिक वेरिएबल. वन और मोर बेसिक वेरिएबल्स बिकम नेगेटिव. सो इस केस में स्टार्टिंग सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है. और अगर ऐसा हो, सपोज आपके पास में इनइक्वलिटी है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट b1. देन ऑल्सो इफ यू टेक x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, यू गेट 0 इक्वल टू b1. सो अगेन देयर इज ए प्रॉब्लम कि जब आपके पास मिक्स्ड इनइक्वलिटीज होती हैं, लेस देन आर इक्वल टू है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू है और इक्वल टू है, देन स्टार्टिंग सॉल्यूशन इज ऑलवेज इनफिजिबल. ठीक है. सो ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हमको दो मेथड्स हैं हमारे पास में. डायरेक्ट सिंप्लेक्स मेथड हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो सिंप्लेक्स मेथड को यूज़ करने के लिए वी हैव टू मेथड्स. एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं बिग एम मेथड और पेनल्टी मेथड, और इसी का मॉडिफाइड वर्जन है एक टू फेज मेथड. दैट मीन्स हम एक फेज में इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और दूसरे फेज में फिर उसको ऑप्टिमाइज करते हैं. तो हम दोनों मेथड्स पढ़ेंगे, एक ही प्रॉब्लम को लेंगे और दोनों मेथड्स को समझेंगे कैसे वर्क करती है. तो ऐसी प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ये वाली इनइक्वलिटी है जिसको हमने इक्वलिटी में कन्वर्ट किया. सो इस इक्वलिटी में हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं जस्ट टू स्टार्ट द सॉल्यूशन. सी जेड माइनस s1 प्लस a1 इक्वल टू b1. ओके. और ये आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसका जो कोएफिशिएंट है वो हम रखते हैं वेरी लार्ज नंबर m. m इज ए वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर. लार्ज पॉजिटिव नंबर होने के कारण क्या होता है, हमारी जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में अगर ये कोएफिशिएंट m लार्ज है तो इसका मतलब है कि जब तक ये m या जब तक ये वेरिएबल रहेगा a1 तब तक ये मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगा. तो इस a1 को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल. सो वी पुट ए आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 फॉर ईच ऑफ दीज इनइक्वलिटीज जहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है. तो और m जो है वो वेरी लार्ज नंबर है. सो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल. और ऐसे आर्टिफिशियल वेरिएबल हम सभी के लिए जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर भी हम इसी तरह से इंक्लूड करते हैं. सिमिलरली यहाँ पर एक आर्टिफिशियल वेरिएबल हम रखते हैं, जैसे इसको रखना है तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस a2 इक्वल टू सम b1 या b2 जो भी है. सो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, वी इंक्लूड दिस टर्म m a2. m इज़ वेरी लार्ज नंबर, सो यू कैन टेक कॉमन m, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो अब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसके अंदर डिसीजन वेरिएबल्स तो होते ही हैं, स्लैक सरप्लस वेरिएबल भी होते हैं, लेकिन उनके साथ में हम दो या जितने भी रिक्वायर्ड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं उनको भी इंक्लूड करते हैं. तो इन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का जो रोल है वो सिर्फ इतना है कि आपको स्टार्टिंग सॉल्यूशन मिल जाए या स्टार्टिंग सॉल्यूशन फिजिबल हो. ठीक है. और जब तक ये आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ प्रेजेंट है, आप देख सकते हो कि ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है और ये नेगेटिव एम हमने यहाँ पे रखे हैं.
तो जैसे जैसे एम की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी ये मैक्सिमाइज होने की जगह मिनिमाइज होते जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि A1 A2 नेसेसरीली इस सॉल्यूशन से गायब होना चाहिए इन सक्सेसिव स्टेप्स। अगर ये A1 A2 हम रिमूव कर सकते हैं स्टार्टिंग सॉल्यूशन के बाद आगे की स्टेप्स में, तो फिर हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हर एक इनइक्वलिटी के लिए हम इसी तरह से, जहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ A1 A2 A3 जितने भी वो आर्टिफिशियल वेरिएबल होंगे, और ये m जो दिखाई दे रहा है, m इज़ अ वेरी लार्ज नंबर, दैट मीन्स m इज टेंस टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव m इज कॉल्ड पेनल्टी, दिस m इज कॉल्ड पेनल्टी। तो अब जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम सॉल्व हम यूजुअली जैसे करते हैं वैसे हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में हमको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये मेथड थोड़ी स्टार्टिंग में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मीन्स कि इसमें थोड़ा सा लेबर ज़्यादा है, लेकिन मोर और लेस ये वही मेथड है जो हम कर चुके हैं, बस इसमें स्टार्टिंग सॉल्यूशन में थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है। तो अभी मैं एक एग्जांपल लूँगा हाउ टू यूज़ आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक। सो यहाँ पर हम लेने वाले हैं मिक्स्ड टाइप ऑफ इनइक्वलिटीज़, मिक्स्ड टाइप ऑफ इनइक्वलिटीज़। So when we have mixed type of inequalities or constraints, then the initial basic solution of LPP is not feasible. That means उसमें नेगेटिव वैल्यूज आती है स्लैक सरप्लस वेरिएबल्स की। तो ऐसी इनइक्वलिटीज और ऐसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू मेथड्स, वन इज कॉल्ड बिग एम मेथड और पेनल्टी मेथड, एंड द अदर इज द टू फेज मेथड। सो टू फेज मेथड में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी शैल डिस्कस ओनली बिग एम मेथड। बिग एम मेथड समझ में आ जाएगी तो टू फेज भी आ जाएगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सो टू अंडरस्टैंड बिग एम मेथड एक एग्जांपल लेते हैं। सो बिग एम मेथड के लिए लुक एट दिस एग्जांपल, मैक्सिमाइज जेड -3x1 + 5x2 + x3 सब्जेक्ट टू दीज कॉन्स्टेंट्स। सो एज यूजुअल मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे हम, अगर मिनिमाइजेशन वाली है तो उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करो, आप उसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सारी प्रोसीजर फिर रिवर्स हो जाती है। जैसे हम यहाँ पर मैक्सिमम नेगेटिव देखते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में मैक्सिमम पॉजिटिव देखेंगे, दोनों में बस इतना डिफरेंस आता है। लुक एट दिस इनइक्वलिटीज़। तो इस इनइक्वलिटी को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को, सो फर्स्ट वाली इनइक्वलिटी में कोई प्रॉब्लम है क्या? 2x2 - x3 + s1 = 5, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ s1 लगा देंगे और यहाँ पर x1 x2 x3 0 होगा तो s1 = 5 हो जाएगा। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सेकंड वाली इनइक्वलिटी में अगर मैं ऐसा लिख दूँ +x2 - 4x3 - s2 = 2, देन सेकेंड वाली इनइक्वलिटी में प्रॉब्लम होगी व्हेन वी पुट x1 x2 x3 = 0, s2 विल बी -2। सो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू ऐड वन वेरिएबल विच इज़ आर्टिफिशियल वेरिएबल। सो इस इनइक्वलिटी में जब आप इक्वलिटी में कन्वर्ट करोगे तो along with this s2 यू मस्ट ऐड वन आर्टिफिशियल वेरिएबल a1, और जैसे ही आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 ऐड किया आपने और यहाँ पर आप 0s1 + 0s2 -ma1, जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल आप लोगे उनको यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इस तरह से इंक्लूड करना है, जस्ट टू शो दैट कि ये फंक्शन को मैक्सिमाइज नहीं होने देंगे जब तक कि आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ से रिमूव नहीं होते। दैट्स वाई वी हैव टेकन दिस नेगेटिव m। लास्ट वाले में भी यही प्रॉब्लम है। लास्ट वाले में अगर आप देखोगे इक्वलिटी है 3x2 - x3 प्लस यहाँ आपको एक और आर्टिफिशियल वेरिएबल लगाना पड़ेगा, सो दिस इज इक्वल टू 6। सो यहाँ भी एक आर्टिफिशियल वेरिएबल आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब जो स्टार्टिंग सॉल्यूशन है वो कैसे मिलेगा आपको, अगर आप लेते हो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन x1 x2 x3 एंड आल्सो यहाँ से s2 भी 0 लेना पड़ेगा। तो अब जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या है, s1 = 5, ओके, s2 आपने 0 ले लिया है,
A1 इक्वल टू 2 एंड A2 इक्वल टू 6 एंड Z इक्वल टू -8m। A2 इक्वल टू अपने रखा 2 सॉरी A1 इक्वल टू 2 एंड A2 इक्वल टू 6, सो -8m। सो x1 x2 x3 अब s2 इक्वल टू 0, ये तो हो गए नॉन बेसिक वेरिएबल और ये हो गए सारे बेसिक वेरिएबल्स जो बेसिस में रहेंगे। तो अब आप देखोगे यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नहीं है। सो इनिशियल सॉल्यूशन इज नॉट इनफिजिबल, जबकि ये फिजिबल है। तो इसमें इतना सा काम बढ़ जाता है आपका। सो अगर इसको हम सिस्टमेटिकली लिखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग आर्टिफिशियल वेरिएबल्स वो इस तरह से आएगा। A1 A2 they are greater than or equal to 0 and m is very large number, m is very large number just to show ये इन्फिनिटी रखा है, इसका मीनिंग है लार्ज नंबर है। सो इनिशियली आपको इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है यूजिंग आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 and A2। सो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमारा क्या है, x1 x2 x3 इक्वल टू 0, s2 ऑल्सो 0, इस सेकेंड वाले में s2 भी 0 रखना पड़ेगा। देन इनिशियल सॉल्यूशन इज दिस, ये बेसिक वेरिएबल्स हो गए हमारे इनिशियली और ये नॉन बेसिक वेरिएबल्स। नॉन बेसिक का मतलब है जिनको हमने 0 लिया है इनिशियली। और z की वैल्यू हो जाएगी -8m व्हेन A1 इक्वल टू 2 एंड A2 इक्वल टू -6, दिस विल बिकम z इक्वल टू -8m। सो अब ये नेगेटिव है इसलिए मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगा जब तक कि ये m यहाँ से डिसअपियर नहीं हो। सो ऑर्डिनरी मेथड में हमारे पास में 0 से स्टार्ट होता है, आपने देखा होगा ऑब्जर्व किया होगा z इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है बट यहाँ पर ये -8m या -m टर्म से स्टार्ट होता है। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर सिंप्लेक्स टेबल। सो ये सारी इंफॉर्मेशन को सिंप्लेक्स टेबल में रख दो एंड यू नो हाउ टू पुट ऑल देम इनटू सिंप्लेक्स टेबल। तो सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनेगी, जैसे हमारे पास सिंप्लेक्स टेबल होती है तो यहाँ पर आप देखोगे सिंप्लेक्स टेबल में सारे जो डिसीजन वेरिएबल्स है x1 x2 x3, जो स्लैक वेरिएबल्स है सरप्लस वेरिएबल्स है वो, और आर्टिफिशियल वेरिएबल वाले कॉलम भी है एंड ये RHS है। सो हर एक इक्वलिटी जो लिखी हुई है उसमें आपने इस तरह से उनकी रोज को उठा के यहाँ रख दिया है। और इनिशियली आपके पास में कौन कौन से वेरिएबल है, बेसिक वेरिएबल्स S1 A1 A2 एंड z का जो कोएफिशिएंट है उनको यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। z को भी ऐसी इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है जैसा ये लिखे रहते हैं। सो z को भी हम इस तरह से लिखेंगे, ये एक्चुअली +m है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ ये +m है। तो z को हमने एज एन इक्वेशन लिखा, सभी z के जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पर हमने शिफ्ट कर लिया है RHS में 0। सो सिंप्लेक्स टेबल में ये इस तरह से आपको पहले एंट्री करना है, दिस इज द फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। नाउ नोट वन थिंग कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन देता है, तो z की वैल्यू यहाँ 0 आ रही है, यहाँ वी आर गेटिंग z इक्वल टू 0 बट z इक्वल टू क्या है -8m है। तो यहाँ पर हमको -8m चाहिए, 0 नहीं चाहिए, यहाँ होना चाहिए -8m, क्योंकि यहाँ A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है 6। सो A1 A2 की वैल्यू 2 एंड 6 अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो वी गेट -8m। सो सबसे पहले यहाँ आपको -8m करना है। सो -8m कैसे आएगा, सो इनिशियली आपको किसी भी इस तरह की सिंप्लेक्स टेबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल जहाँ यूज़ किए, सबसे पहले यहाँ पर z की वैल्यू को आप जो है प्रॉपर करो। तो यहाँ z इक्वल टू 0 भी दिखाई दे रहा है बट z इज़ नॉट 0, z -8m है। सो उसके लिए हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर हम इस पूरी रो में, सेकेंड वाली रो में हम मल्टीप्लाई करेंगे m से, ठीक है, -m से। सो सेकेंड वाली जो रो है उसके अंदर हमने -m से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी -m से मल्टीप्लाई कर दिया। सो पूरी रो में -m से मल्टीप्लाई करके हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो जैसे यहाँ -3m हो जाएगा, यहाँ -4m, सो -7m। तो अब ये जो न्यू एंट्री क्या होगी इसकी नेक्स्ट टेबल में, 3 -7m, -m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -m से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा -2m -6m, सो -8m। सो यहाँ -8m आ जाएगा। सो इनिशियली आपको यही करना है
कि यहाँ पर z की जो भी वैल्यू आ रही है उसको पहले आपको प्रॉपर करना है या कंसिस्टेंट करना है विद द अदर इक्वेशंस, क्योंकि अदर इक्वेशंस में आपको दिखाई दे रहा है आरएचएस में 5 है, 2 है, 6 है, बट यहाँ पर आरएचएस में -8m होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है, सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। सो यहाँ -3m -7m, फिर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे -m + 3m एंड -5m -5, तो जो भी आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, तो z रो को मॉडिफाई करेंगे हम -m से मल्टीप्लाई करके। सो अब जो यहाँ पर जो होगा ये क्या होगा, -m से मल्टीप्लाई किया, ये +m है, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, एंड दिस विल बी +m, -m से मल्टीप्लाई करके यहाँ किया, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 4m + m 5m, सो -1 + 5m, ठीक है। फिर यहाँ -m + 3m, सो ये जाएगा 2m, सो -5 + 2m, सो दिस रो विल बी मॉडिफाइड। तो इस z रो जो है इसको मॉडिफाई करना है इनिशियली, क्योंकि अभी कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट का मीनिंग है यहाँ RHS में होना चाहिए -8m, विच इज़ नॉट देयर। सो ये बात समझ में आई? ये आपको करना है हर एक जब भी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आर्टिफिशियल मेथड से। इसमें हमने -m से मल्टीप्लाई किया है और इसमें भी -m से, बस। तो ये टेबल जो अगर आप इनिशियली टेबल जो है इसको मॉडिफाई करके हम लिखेंगे तो अभी सिर्फ z रो चेंज होगी, ठीक है। तो अभी सॉल्यूशन स्टार्ट हमारा यहाँ से होगा, देखो ये z रो चेंज हो गई है। नाउ इट इज़ कंसिस्टेंट विद अदर इक्वेशंस, यहाँ पर सॉल्यूशन है -8m, ठीक है। अब हमको यूजुअल मेथड लगाना है, बाकी ये सारी रोज वही हैं जो अभी ऊपर लिखी थी। अब यहाँ पर आपको मैक्सिमम नेगेटिव देखना है, ठीक है, z रो में। इसको मॉडिफाई करना है, दैट मीन्स ये सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल है या नहीं वो चेक करना है। सो ऑप्टिमल चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं, मैक्सिमाइजेशन में मैक्सिमम नेगेटिव, क्योंकि यहाँ जो मैक्सिमम नेगेटिव है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मैक्सिमम पॉजिटिव है। सो विच इज़ मैक्सिमम नेगेटिव इस पूरी रो के अंदर, लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ m 3 - 7m, क्योंकि ये देखो ये +2m है, तो अगर m की वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। m इज़ वेरी लार्ज, लार्ज का मीनिंग है अगर आप इसमें 100 रख के देखो, सिंपल सी बात है। m कंप्यूटेशनल पर्पज़ के लिए m = 100 भी रख सकते हैं हम। सो m = 100 अगर रखेंगे तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव ये है। सो इसको हमने चूज़ कर लिया इनकमिंग वेरिएबल, तो अब x1 जो है वो इनकमिंग वेरिएबल हो गया, ठीक है, एज यूजुअल मैक्सिमम नेगेटिव। सो अभी ये नॉट ऑप्टिमल है, क्योंकि ये सारे या तो पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए, बट यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज है m की लार्ज वैल्यू के लिए। सो दिस इज आवर इनकमिंग वेरिएबल x1। सो इसको मार्क कर लिया हमने, दिस इज x1 इनकमिंग वेरिएबल। अगेन ये हो गया आपका की कॉलम से इसके एलिमेंट को डिवाइड करेंगे, देन वी विल फाइंड पॉजिटिव रेशो। सो पॉजिटिव रेशो में जो भी मिनिमम होगा वो हमारा हो जाएगा आउटगोइंग वेरिएबल। सो पॉजिटिव रेशो थीटा निकालने के लिए इस 5 को डिवाइड लगाया हमने इस 1 से, वी गेट 5, देन इस 2 को डिवाइड लगाया हमने 3 से, वी गेट 2/3, देन इस 6 को डिवाइड लगाया हमने इस 4 से, सो वी गेट 3/2। सो विच इज द मिनिमम, 2/3 इज द मिनिमम। सो ये हो गया आपका आउटगोइंग, दैट मीन्स ये A1। सो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि A1 जो है वो आउटगोइंग है। हमारा पर्पस यही है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को बाहर करना। आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर हमारे बेसिस से बाहर होते हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में आर्टिफिशियल वेरिएबल जब तक रहेंगे तब तक सॉल्यूशन फिजिबल नहीं रहेगा। सो ये हो गया आउटगोइंग वेरिएबल। सो एज यूजुअल इसको हम क्या करेंगे, A1 की प्लेस पे ले आएंगे x1, इस रो को हम मॉडिफाई करेंगे, की एलिमेंट क्या है 3, सो 3 से डिवाइड लगा देंगे, इसको 1 कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा -1/3, और आगे मैं बताऊंगा इसमें, एंड दिस विल बिकम 2/3, ठीक है। सो नेक्स्ट जो रो है वो क्या होगी, या नेक्स्ट सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा इसका, S1 एज इट इज,
A1 की प्लेस पे आ गया x1 एंड A2 Z एज दे आर। ना सबसे पहले हम लिखते हैं x1 वाली जो रो है उसको लिखेंगे। x1 वाली रो को हम मॉडिफाई करके लिखेंगे, यहाँ पर की एलिमेंट 1 बना देंगे। सो डिवाइड दिस रो बाय 3। So when we divide this row by 3, we get this row. So usual simplex method जो करते हैं वही है यहाँ पर। So divide this row by key element. Key element is 3. Now using this one, make all other entries 0. इस 1 को यूज करके ऊपर वाली जो रो है इस कॉलम के अंदर ये जो एलिमेंट है इसको 0 कर देंगे हम। सो -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है इसमें, जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है। सिमिलरली ये वाला 4 जो है इसको 0 करना है, तो -4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ हम ऐड कर देंगे इस रो में, जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। सो मेक दिस 1 0। सो -1 से यहाँ मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ ऐड किया तो ये हो गया 0। मैट्रिक्स ऑपरेशन लगाना है, सिंपल सी बात है। ठीक है। सो -1 से मल्टीप्लाई करके 0 हो गया ये। देन अगेन -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -1/3, -1/3 प्लस 2। सो -1/3 प्लस 2 कितना होगा? 2 -1/3। सो 6 - 1 5/3। देन -1 इंटू -4/3 इज 4/3। 4/3 -1 हाउ मच? 1/3। दिस इज 0 एंड दिस इज प्लस 1/3 -1 से मल्टीप्लाई करके। एंड यू शुड वन थिंग यू शुड रिमेंबर कि जैसे A1 जो भी आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ से गायब होगा उसके कॉलम में कुछ भी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। वो कॉलम को आप एज इट इज ब्लैंक छोड़ दो, बिकॉज A1 इज नाउ गॉन। A1 चला गया इसलिए A1 वाले कॉलम में हम कुछ भी एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है। एंड -2/3 प्लस 5। सो 5 - 2/3 कितना होगा ये? 13। 13/3। ठीक है। सो इस वाली रो को जो हमने मॉडिफाइड रो थी उसको यूज करके फर्स्ट रो इसको 0 बनाए। सॉरी S1 हाँ 1 है 1 सॉरी S1 1 है 1। सो ये हो गई। अब नीचे वाला जो है 4 इसको 0 करना है, तो यहाँ -4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया 0। ओके। फिर यहाँ -4 से मल्टीप्लाई किया तो -4/3 -4/3 -3। सो -3 -4/3 कितना होगा? -13/3। ओके। फिर ये हो जाएगा 16/3। 16/3 -1 13/3। फिर 0, ये 0 ही रहेगा। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 4 से तो ये -4/3 प्लस 4/3। ठीक है। देन डैश ये भी यहाँ पर 1 ही रहेगा एज इट इज। एंड यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया है -4 से तो -8/3 प्लस 6 10/3। ठीक है। ये समझ में आई रो? जस्ट मेक ऑल द एलिमेंट 0 इन दिस कॉलम। इस 1 को यूज करके ऊपर के साथ दोनों एलिमेंट 0 करना है, तो अकॉर्डिंगली ये रोज मॉडिफाई हो जाएंगी। ठीक है। एंड ऑल्सो मेक दिस 3 - 7m 0। तो इसमें आपको 3 - 7n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो -3 - 7m इस टर्म से मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर 1/3 इंटू 3 - 7m माइनस का, फिर इसमें हम ऐड कर देंगे -5 + 2m में। सो ये जो भी आएगा यहाँ पर रिजल्ट हम लिखेंगे m की टर्म में। सो रफ में कहीं पर सॉल्व करके यहाँ पर आप लिखते जाओगे। सो जो नेक्स्ट रो है या नेक्स्ट सॉल्यूशन है वो इस तरह से बनेगा। सो इस 1 को यूज करके यहाँ पर 7m - 3 से इस 1 में मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया। ठीक है। यहाँ पर आपने 7m - 3 से मल्टीप्लाई किया इस पूरी रो को
जो भी आएगी रो उसको इसमें ऐड कर दो बस, ये वाली रो में। सो इस रो में ऐड कर दिया हमने इस रो को 7m-3 से मल्टीप्लाई करके। सो ये जो रिजल्ट आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है। नाउ यू कैन सी, अब सॉल्यूशन क्या है, x1 इक्वल टू 2/3, a2 इक्वल टू 10/3। ओके, सो अगर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 इक्वल टू 2/3 रखते हो और a2 इक्वल टू 10/3 रखते हो, देन यू विल गेट -10m/3 -2। सो ये आपके पास में है -10m/3 -2, इस तरह से सॉल्यूशन है ये। सो अभी जो सॉल्यूशन बन रहा है वो क्या है, दिस इज x1 एंड दिस इज a2। s1 इक्वल टू 13/3, बट s1 का भी रोल नहीं है z में। सो नाउ z इज -10m/3 -2। सो बेसिकली आपको जो की एलिमेंट है उसको यूज़ करके उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर सारी एंट्रीज जीरो करना है। जैसे आप रो ऑपरेशन लगाते हो मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन लगा के आप उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर सारी दूसरी एंट्रीज जीरो कर देते हो, सेम प्रोसीजर यहाँ पर है। तो उस प्रोसेस में ये रोज जो है मॉडिफाई होंगी। अब ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे, ये हम चेक करेंगे बाय लुकिंग एट दिस रो। मैक्सिमम नेगेटिव क्या है यहाँ पर, अगर आप चेक करोगे तो मैक्सिमम नेगेटिव कौन सी टर्म है, 3 - 13m/3। अब ये वाला वेरिएबल इनकमिंग है। सो दिस सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल एज यूजुअल। ऑप्टिमल क्यों नहीं है, बिकॉज सारे पॉजिटिव या जीरो होने चाहिए जेड रो में। सो नाउ दिस इज मैक्सिमम नेगेटिव, सो मार्क दिस एज इनकमिंग वेरिएबल। ये हो गया इनकमिंग वेरिएबल। आउटगोइंग वेरिएबल के लिए डिवाइड बाय दीज एलिमेंट्स, तो इसको अब डिवाइड लगाएंगे हम इस एलिमेंट से, तो आपको मिल जाएगा ये 13/3 डिवाइडेड बाय 1/3 विच इज़ 13। फिर ये नेगेटिव से डिवाइड नहीं लगाना है, तो नेगेटिव के लिए हम डैश रख देंगे यहाँ पर। एंड 13/3 10/3 बाय 13/3 विच इज़ 10/13। नाउ विच इज़ आउटगोइंग 10/13। सो 10/13 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशो, इसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है वो है a2, दिस इज आउटगोइंग। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ कि 2 स्टेप में जाकर ये a1 a2 दोनों गायब हो गए। सो नाउ दिस इज आउटगोइंग, a2 इज आउटगोइंग। सो एज यूजुअल सबसे पहले a2 की प्लेस पर हम क्या रखेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन में, x3। दिस x3 विल कम हियर, और ये वाली जो रो है इसको हम मॉडिफाई कर देंगे। जो की एलिमेंट है वो 13/3 है, तो 13/3 से डिवाइड लगाएंगे इस थ्रू आउट दिस रो को। सो अब आपके पास में जो मॉडिफाइड रो मिलेगी वो क्या है, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 4/13 हो जाएगा। इसको हम डैश लगा देंगे, a1 a2 दोनों गायब हो गए, और यहाँ पर 10/13 हो जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट जो रो है या नेक्स्ट सॉल्यूशन जो है वो आपको मिलेगा व्हेन यू रिप्लेस a2 बाय x3 and divide all the elements of this row by the key element। सो अब देखो यहाँ a2 की प्लेस पर आ गया है x3, और वो जो रो है उसमें मैंने डिवाइड लगा दिया है 13/3 से। ये वाली जो एलिमेंट था की एलिमेंट था यहाँ पर 13/3। एंड a1 a2 में कोई एंट्री नहीं करना है बिकॉज दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द बेसिस, तो अब इनका काम नहीं है। एज यूजुअल इस 1 को यूज़ करके ऊपर जो 2 एंट्री इनको जीरो करना है। सो ऊपर क्या है एंट्रीज, अगर हम चेक करें तो -4/3 एंड 1/3। सो यहाँ पर 1 है आ गया, इस 1 में 4/3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है। फिर इसी 1 में -1/3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे इस रो में, तो ये 0 हो जाएगी। सो इस वाले 1 के अंदर जो अगली रो में लिखा हुआ है हम 4/3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, फिर -1/3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, सो ये एंट्रीज 0 हो जाएगी। बाकी ये जो रोज है या जो भी एंट्रीज हैं अकॉर्डिंगली मॉडिफाई होगी। एंड आल्सो इसको 0 करना है आपको। सो 3 - 13m/3 माइनस
इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगी और अकॉर्डिंगली ये जो रो है पूरी मॉडिफाई होगी इन टर्म्स ऑफ m। सो जो प्रोसीजर यहाँ लगाई थी वही प्रोसीजर करना है। सो यू विल गेट दिस न्यू सॉल्यूशन। नाउ सी ब्यूटी ऑफ दिस मेथड कि जैसे a1 a2 रिमूव हुए ऑटोमेटिकली m गायब हो जाएगा यहाँ से। अगर आपने यहाँ पर 3 - 13m से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर ऐड कर दिया, सो यहाँ पर आप देखोगे ये 1 है तो 3 - 13m ये जब यहाँ ऐड करोगे तो अपने आप ही 0 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ आपको जो है टर्म कंटेनिंग m वो वाली सब 0 हो जाएंगी और बचा यहाँ पर कांस्टेंट बचेगा कुछ। सो ये जो नई वाली रो आई है वो कैसे आई है, यहाँ पर आपने जो है इस 1 में मल्टीप्लाई किया था 3 - 13m/3। सो ये जो वाली रो है इस क्या बनी थी 0 -1 1 0 4/13 डैश और ये होती 1/13 3/13 इन इस तरह से बनी थी शायद ये 10/13। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड किया तो ये 0 हो गया और यहाँ पर ये 3 - 13m से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड किया तो m वाली टर्म गायब हो जाएगी। सो नाउ यू हैव दिस सॉल्यूशन। जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है वो ये है जिसमें कि आपको s1 = 53/13, x1 = 22/13 एंड x3 = 10/13 with z = -56/13। दिस यू कैन वेरीफाई। ये x1 है, ये x3 है। फिर से देख लो यहाँ पर इस रो को हम क्या करेंगे 13/3 ये हमारा की एलिमेंट है, इससे डिवाइड लगाएंगे इस पूरी रो को तो क्या मिलेगा यहाँ पर, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ ना, -1 1 0 ये हो जाएगा 4/13 डैश डैश और ये हो जाएगा 10/13। ठीक है, अब इस 1 को यूज़ करके हमको इसको 0 करना है तो हम यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे -3 - 13m/3। इस पूरी रो के अंदर 3 - 13m/3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन के साथ में तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ भी हमने इसी तरह से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3 - 13m/3। ठीक है, सो 13m/3 कैंसिल होगा, ये बचेगा 3 - 6 विच इज़ -3। तो ये m वाली टर्म इसमें से गायब हो जाएगी अपने आप ही। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही होगा, ये 4/13 है, इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया -3 13/3m। ठीक है, सो यू कैन सी हियर कि ये 4m/3 ये कैंसिल हो जाएगा, 13 13 कैंसिल, प्लस 4m/3 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 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर। तो जो भी टर्म आएगी वो फ्री ऑफ m आएगी। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड। जैसे a1 a2 गायब हुए बेसिस से वैसे यहाँ से m1 या m भी गायब हो जाएगा। अब ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है क्या, यूजुअली आपको डिसाइड करना है। अभी मैक्सिमम नेगेटिव अभी बाकी है, ये -3 अपीयर हो रहा है, बाकी सब 0 है बट ये -3 अपीयर हो रहा है। अच्छा, आपको यहाँ भी चेक करते चलना है कि ये जो वैल्यू आ रही है ये बिल्कुल वही वैल्यू आनी चाहिए जो इस सॉल्यूशन से आना चाहिए। तो यहाँ x1 = 22/13, x3 = 10/13। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अगर x1 की वैल्यू ये रखते हो, x3 की वैल्यू ये रखते हो तो ये आएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये 3x1 + 5x2 + x3 इस तरह से ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये। सो x1 की वैल्यू आपने रखी है 22/13 तो ये हो जाएगा -66/13 एंड x3 है 10/13 सो -66 + 10 -56/13। ये बिल्कुल साथ में चेक करते चलना है। ये अगर सही नहीं आ रहा है तो आपने कैलकुलेशन गलत की है, फिर आपको चेक करना पड़ेगी।
नाउ दिस इज ऑब्जेक्टिव, दिस इज मोस्ट नेगेटिव, इसको फिर से हमने सिलेक्ट कर लिया एंड बाकी फिर हमने यूजुअल मेथड लगाई है, नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, वी मार्क दिस मोस्ट नेगेटिव नंबर या लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर एंड देन आउटगोइंग वेरिएबल डिसाइड करने के लिए पॉजिटिव रेशो निकालेंगे हम। अब पॉजिटिव रेशो में यहाँ पर दोनों नेगेटिव है तो इससे डिवाइड नहीं लगाएंगे, एक ही पॉजिटिव रेशो आएगा बस 53/26। सो एक ही वेरिएबल है जो आउटगोइंग है वो है S1। सो S1 इज नाउ आउटगोइंग। सो एज यूजुअल नेक्स्ट जो स्टेप में x1 की प्लेस पे आ जाएगा x2, ये आ गया x2 और इसमें 2 से डिवाइड लगा देंगे, ये की एलिमेंट हो गया, 2 से डिवाइड लगाएंगे तो ये पूरी रो अब मॉडिफाई हो जाएगी। ठीक है, इस पूरी रो में 2 से डिवाइड लगा दिया हमने तो दिस विल बिकम दिस रो एंड देन यूजिंग दिस 1 ये एंट्री 0 करना है तो ऐड करना है बस इनको सिंपल। सो ये पूरी रो जो दिखाई दे रही है नीचे जो x2 के आगे लिखी है रो, इसको आप इसमें ऐड कर दो सेकंड वाली रो में। तो सेकंड वाली रो में ऐड करेंगे तो 0 और ये 1 है तो ये 1 रहेगा यहाँ पर, ये -1 + 1 0, दिस इज 0। ओके, फिर उसके बाद में ये 1/2 + 0 1/2, देन 3/26 + 1/13। ठीक है, 3/36 26 + 1/13 कितना हो जाएगा ये, आई थिंक 5/26 डैश डैश, इन दोनों को ऐड कर दो। 53/26 + 22/13, सो ये हो जाएगा आई थिंक 97/26। सेम इसको थर्ड वाली रो में ऐड कर दो, इस पूरी रो को पहले सेकंड वाली में ऐड किया था अब थर्ड वाली में ऐड कर दो तो थर्ड वाली मॉडिफाई हो जाएगी। ओके, देन इसको 0 करना है अगर सो मल्टीप्लाई बाय 3, इस पूरी रो में 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो इसमें तो ये 0 ये 0 ये यहाँ पर आ जाएगा, ये जो भी है 0, ये हो जाएगा 3/2, इसमें 3/2 + 0 3/2। ठीक है, फिर ये 9/26 + 1/13 11/26, चेक करो डैश डैश। ओके, और ये z की वैल्यू 47/26 ऐसा ही कुछ आएगी, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। सो -56/13 है, इसमें ऐड कर देंगे हम 53 × 3 हो जाएगा 159/26, सो 159/26 -56/13, सो ये होता है 47/26। सो नाउ यू कैन सी every element of Z row is non-negative. Solution is optimal. So what is the optimal solution? This is the optimal solution. So this was the solution of a linear programming problem with mixed inequalities using Big M method. In the next lecture, we will discuss another artificial variable technique which is two-phase method.